हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सारे फैक्ट इसके क्लियर हो जाएं, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो पाएँ। और अभी भी अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। निःशुल्क तैयारी मैं वहाँ पर करवा रही हूँ। लास्ट डे तक आपको इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट मिलेंगे वो टेलीग्राम पर डाल रही हूँ। इसके अलावा 6260190944 पर हाई लिखकर पहुंचा दीजिए। आपका नंबर मेरे पास सेव रहेगा तो आपको मेरे स्टेटस शो हो रहे होते रहेंगे। जिन्होंने भी पिछले 5-7 दिनों से जिन्होंने भी अपना नंबर सेव करा दिया है, मैं लगातार स्टेटस पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाल रही हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो लगातार पिछले 10 सालों से नेट की पेपर में, सेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 6260 190 944 6260190944 इस पर हाई लिख कर भेज देना है। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, आप मेरा कर लीजिएगा, स्टेटस शो होने लगेंगे। एक और चीज़, जिन्होंने मेरा 199 वाला MP सेट का पैकेज ले लिया है जिसमें आपको हर टॉपिक के MCQ दिए हैं, उसको जाकर वहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, देखो क्वेश्चन वहाँ पे कैसे दिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और ये नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। तो पहले क्या है, आपको हर एक PDF को आंसर सहित पढ़ लेना है और दोबारा में उसको आपको बिना आंसर के पढ़ के देखना है। तो इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैंने आपको हर टॉपिक के MCQ डाले हैं। इसके साथ ही साथ मैंने 500 बेस्ट MCQ डाले हैं, 100 बेस्ट MCQ डाले हैं आज, और 75 की 2 PDF और डालने वाली हूँ। अगर जो आप पूरी PDF ना पढ़ पाओ तो इनको तो कम से कम पढ़ ही लेना है ना। और कैसे पढ़ना मैंने आपको बता दिया। एक बार विथ आंसर पढ़ लो और एक बार विदाउट आंसर पढ़ लो। टॉपिक आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है तो वो दिमाग में इतना तो आपका रह ही जाएगा। ठीक है, ये वाली PDF भी आपको वहीं डाल दूंगी। और इस शिक्षा पद्धति, शिक्षण के स्तर, शोध पद्धति, शोध के चरण, ये जरूर देख लेना वहाँ पर जो एप्लीकेशन पर डला हुआ है PDF। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा नीति एक बार ही पढ़ लेना, उसमें MCQ वहाँ पे भी डले हुए हैं। और SDG पढ़ लेना। पर्यावरण प्रोटोकॉल की भी एक PDF पड़ी हुई है, उसको भी पढ़ लेना। ये PDF वो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अगर कोर्स नहीं ले सकते हो 199 वाला तो अपना नंबर जरूर सेव करवा दो, जिससे स्टेटस के थ्रू तो जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते ही रहे। ठीक है, चलो। भारत में शिक्षा का तृतीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक कौन है? जैसे कि पहले पे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा रहता है, ऐसे तृतीय स्तर पर जो रहता है वो होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में विनीत जोशी हैं। अगला है, तृतीयक शिक्षा के अवयव कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तो होगा नहीं, उच्च शिक्षा हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा। तो B और C इसके आंसर हो जाएंगे। तीसरा है, कौन उच्च शिक्षा का नियामक है? जो उच्च शिक्षा का रेगुलेट करने का, नियम बनाने का काम करता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो उच्च शिक्षा का नियामक संस्थान है। किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है? तो ये दी है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है कि शिक्षा के जो 4 स्तंभ बताए हैं वो किसने बताए हैं? यूनेस्को ने बताए हैं। 21वीं सदी में बताए हैं। जैसे कि ये सीखना है, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, और व्यक्तित्व मतलब बने रहने के लिए सीखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनेस्को ने 4 अवधारणा दी थी, 1946 में ये बना था। अगला है, किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा बोलते हैं, इसका ये उद्देश्य है। रूसा की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। इसके 2 चरण आए थे। वर्तमान में इसका रूपांतरण PM ऊषा में कर दिया है, मतलब प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में कर दिया है। पहले रूसा कहा जाता था और अब इसको PM ऊषा कहा जाता है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन बढ़ाना इसका काम है। अगला है, कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को बताती है? वो बताती है यूनेस्को। यूनेस्को किसको बताती है? यूनेस्को जो है सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को बताती है। कौन सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को बता रहा है? यूनेस्को सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को बताता है। अगला है, भारत की नियति को
उसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। मतलब भारत का जो भविष्य है उसको कहाँ पे बनाया जा रहा है, कक्षाओं में बनाया जा रहा है। इसमें इनमें से किस दस्तावेज में मतलब किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है, तो शिक्षा आयोग में, शिक्षा आयोग का जो दस्तावेज है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। किस कथन को समय की दृष्टिकोण कहा जाता है? शिक्षा को अगर हम जीवन से जोड़ देंगे तो वो एक पूरा का पूरा समय की दृष्टिकोण हो जाएगा। अगला है, किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया है? यूजीसी को सौंपा गया है कि वो उच्च शिक्षा में सभी संस्थानों के साथ समन्वय करे और मानक निर्धारण करे। अगला है, किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। मैकाले मिनट अंग्रेजी माध्यम का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और मैकाले मिनट कब आया था? 1835 में आया था। ये मैकाले का भी इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। मैकाले मिनट और वुड डिस्पैच दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैकाले मिनट भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। बेबिंगटन मैकाले थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। अगला है, किस वर्ष में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? 1854 में वुड डिस्पैच आया था और इसके बाद 1857 में इसको स्थापित किया गया। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। ये भी पूछा जाता है कि जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो विद्यालय बने थे, विश्वविद्यालय बने थे, किसकी सलाह पर बने थे? तो वुड डिस्पैच की सलाह पर ये बने थे। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था। अगला है, कौन सी संस्था 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनकी कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित हुआ था। भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? सार्जेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ये कब आई थी? 1944 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1944 में आई थी। और ये भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है। किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई थी, जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की थी? तो ये 1823 में आई थी। अगला है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में सहयोग साझा करने के लिए आया था। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये किस लिए आया था? इसको पहले इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बोला जाता था और फिर इसको और क्या बोला जाता था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बोला जाता था। शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये आया था। अगला है, किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है? सैडलर आयोग को जाना जाता है। और ये इसी की समस्या को समाधान करने के लिए इसका गठन हुआ था, सैडलर आयोग का। ये कब आया था? 1917 में आया था। इसे और किस नाम से जानते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन रिपोर्ट ये पहली नीति है। ठीक है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट क्या है? उच्च शिक्षा की पहली नीति है। कब आई थी ये? 1823 में ये आई थी। अगला है, कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? देखो, ये अग्रगामी है। अग्रगामी हम किसको मानते हैं? सैडलर आयोग को मानते हैं। सैडलर आयोग कोठारी आयोग के पहले आया था, जिसने उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर दी थी। तो 10+2+3 को बताया किसने था? कोठारी आयोग ने। लेकिन अग्रगामी इसका कौन है? अग्रगामी इसका सैडलर आयोग है। अगला है, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? कोठारी आयोग की रिपोर्ट को माना जाता है, जो 1964 में आई और 66 में इसने रिपोर्ट दी, 64 में आयोग आया था। अगला है, किसकी अध्यक्षता में 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में, है ना। 10+2+3 संरचना पर प्रस्ताव कोठारी आयोग ने दिया था, लेकिन ये किसकी अध्यक्षता में ये स्थापित हुई थी? तो ये किसकी में स्थापित हुई थी? पीडी शुक्ला। पीडी शुक्ला समिति की पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोग को उनके स्थापित किए जाने के
पहले से बाद के क्रम में आपको बताना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना था? माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना था? 1953 में। इसके बाद शिक्षा आयोग कब बना था? शिक्षा आयोग, जो भारतीय शिक्षा आयोग जिसको हम कोठारी शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, कोठारी आयोग को ही शिक्षा का आयोग बोला जाता है। तो इसमें हमें क्या बताना है पहले से बाद में? तो सबसे पहले 1952 वाला माध्यमिक शिक्षा आयोग आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? विश्वविद्यालय आयोग आ जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग को ही हम क्या बोलते हैं? शिक्षा आयोग ही कोठारी आयोग को बोला जाता है। अगला है, किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की है? MM शर्मा ने की है। किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है? MM शर्मा समिति ने कही है। याद रखना, ये MM शर्मा की अध्यक्षता है। MM शर्मा थे, उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की, ऐसे याद कर लो। तो MM शर्मा समिति ने कहा। अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता के लिए बनी की जाएगी। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जितने IIT हैं, उनको स्वतंत्रता दी जाए। कौन से विख्यात व्यक्ति इस समिति के अध्यक्ष थे? प्रोफेसर अनिल काकोदकर जो थे इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में 23 IIT हैं पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में एक IIT। आप लोग को ये बताना है, मध्य प्रदेश में जो एक IIT है उसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताइएगा। मध्य प्रदेश में सुहास जोशी इसके निदेशक हैं। मध्य प्रदेश में IIT की स्थापना कब हुई? इंदौर में है। आपको ये बताना है कब मध्य प्रदेश में IIT की स्थापना हुई है। जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आने जो भी समय बचा 1-2 दिन, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई है? तो प्रोफेसर सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, जैसे हम NKC बोलते हैं, इसकी स्थापना 13 जून 2005 को हुई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 13 जून 2005 को हुई थी। मनमोहन सिंह द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उसकी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष सेम पित्रोदा थे। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सुधार करने में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 में बना था। सेम पित्रोदा अध्यक्ष थे और मनमोहन सिंह इसके इस समय प्रधानमंत्री थे। 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए इस समिति की स्थापना की। 1990 में, उससे पहले कौन सी शिक्षा नीति आ गई थी? 1986 वाली चल रही थी। इसका शीर्षक था एक प्रबुद्ध और एक मानवीय समाज। इसमें से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था? तो वो था आचार्य राममूर्ति। जो 1990 में समिति आई थी शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। कौन थे अध्यक्ष? आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। अगला है, कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अकेडमिक गुणवत्ता और ज्ञान वर्धन के लिए सुझाव देगा? वो है यशपाल समिति। यशपाल समिति उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की इसने अनुशंसा की थी, जो कि एकेडमिक गुणवत्ता और ज्ञान वर्धन के लिए सुझाव देने के लिए आई। तो एकेडमिक गुणवत्ता और सुझाव देने कौन सी समिति आई? यशपाल समिति आई। अगला है, हाल के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की है कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, ताकि 30% का जो सकल नामांकन उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सेम पित्रोदा थे। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि 1500 विश्वविद्यालय की स्थापित करने की सिफारिश किसने की? 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, इसकी सिफारिश भारत में किस समिति ने की? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सेम पित्रोदा थे। पित्रोदा आयोग इसको कहा जाता है, जिसने कहा था कि 1500 कॉलेज, 1500 विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। किसने कहा था? सेम पित्रोदा ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्चा किया जाने की सिफारिश की बजट का। तो ये जितना भी जीडीपी रहता है, जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की जाए। वर्तमान में 4.1 से 4.2 तक खर्च किया जा रहा है, जबकि इसने क्या बोला था, कम से कम जीडीपी का 6% तक खर्च किया जाए, है ना। और आयोग ने 10+2+3 की संरचना पर भी बात कही थी। तो याद रखना इसमें कितना कहा था, जीडीपी का 6% कहा था। कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को करता है, विश्वविद्यालय हैंडबुक करता कहा जाता है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ को विश्वविद्यालय हैंडबुक कहा जाता है। विश्वविद्यालय हैंडबुक किसको कहा जाता है, या ये हैंडबुक प्रकाशित करता है, हैंडबुक प्रकाशित विश्वविद्यालय की एक विश्वविद्यालय संघ एक पुस्तक प्रकाशित करता है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी हैंडबुक। भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है वो कौन सी पुस्तक प्रकाशित करता है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक को प्रकाशित करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या प्रकाशित करता है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक पुस्तक को प्रकाशित करता है। 1927 से ये लगातार प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान में इसका लगभग 36वां संस्करण, अब तक 2025 में इसका 36वां संस्करण जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ ही विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से स्थापित हुआ था? 1925 में विश्वविद्यालय संघ जो है मूल रूप से स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय संघ कब स्थापित हुआ था? तो विश्वविद्यालय जो संघ है वो 1925 में मूल रूप से स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय संघ कब स्थापित हुआ था मूल रूप से? मूल रूप से ये 1925 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1925 में ये मूल रूप से स्थापित हुआ था। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति बन गई थी, जो कि सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के आधार पर बनी थी। इसकी स्थापना कब करी थी? 1945 में। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1944 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति कब बन गई थी? समिति बन गई थी 1945 में। किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये की थी राधाकृष्णन आयोग ने। कब? इसके राधाकृष्णन जो अध्यक्ष थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1948 में ये राधाकृष्णन आयोग आया था। इसके अलावा अगर बात करें मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग कब बना था? मुदालियर आयोग बना था 1952 में। मुदालियर आयोग कब बना था? 1952 में। वर्धा आयोग कब बना था? मुदालियर आयोग 1952 में बना था, याद रखना। वर्धा आयोग बुनियादी शिक्षा के लिए बना था 1937 में। और कोठारी आयोग कब बना था? 1964 में। ये चारों आयोग याद रखना। मुदालियर आयोग का भी याद रखना, 1952 में मुदालियर आयोग बना था। किस वर्ष सरकार ने संसदीय अनुदान अधिनियम द्वारा यूजीसी की स्थापना की थी? 1953 में तो नॉर्मल हुई थी, और अधिनियम द्वारा अगर बात करें तो 1956 में हुई थी। संसदीय अधिनियम की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर 1956 आ जाएगा। वैसे कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय, शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों की रक्षा के बारे में बताती है? धारा 12। धारा 12 किस बारे में बताती है? यूजीसी अधिनियम में के अनुसार शिक्षा में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, शिक्षण कैसी हो, परीक्षा कैसी हो, उसके मानक कैसे हों, उनके बारे में ये बताती है। तो कौन सी धारा बताती है? धारा 12 बताती है। धारा 12 यूजीसी के अंतर्गत शिक्षा के समन्वय, शिक्षण, अनुसंधान के मानकों के बारे में बताती है। कौन सी? धारा 12। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको याद रखना। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। या अगर केंद्र शासित प्रदेश आ जाता तो यहाँ पे नई दिल्ली भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगला है कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? यूजीसी केवल विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए जरूरी है। कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जिसके अंतर्गत हमारा जो
मध्य प्रदेश का जो इंदिरा गांधी अमरकंटक विश्वविद्यालय है वो भी बनाया गया था, और हरि सिंह गौर को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया था। ये कब बना था? 2009 में, जब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। उसमें कितने बना दिए थे? 16 बना दिए थे। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय आते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में निजी भी आ जाएंगे, सार्वजनिक दोनों आ जाएंगे, तो वो राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस विद्यालयों में विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? राज्य विश्वविद्यालयों में ही सबसे अधिक नामांकन होते हैं। कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं? मानित विश्वविद्यालय। जो मानित विश्वविद्यालय होते हैं या डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, वो अपने जो उनका जो परिसर होता है वहीं पे ही वो शिक्षा परिसर, उसमें ही शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब वही वो यूनिवर्सिटी है, वही वहीं पर ही शिक्षा हो रही है, उनको बोलते हैं डीम्ड या मानित विश्वविद्यालय। कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए वित्त पोषण करती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए वित्त पोषण करता है, जिसको अब क्या कहा जाने लगा है? इसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। इग्नू विश्वविद्यालय को वित्त पोषण कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी यूजी से भी ये सहायता प्राप्त कर देता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, तो उसी के तहत ये प्राप्त करता है। कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, उसका स्वयं का चैनल है, स्वयं के ही नेटवर्क के माध्यम से ये शिक्षा कार्यक्रम का प्रसारण करता है, क्योंकि ये क्या होती है? एक मुक्त ऑनलाइन शिक्षा होती है। किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? तमिलनाडु में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। सब केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर बात करें कि सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। राज्यों की बात करें, कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो भी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है, जैसे कि आईआईटी हैं, ये कि छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको प्रतिष्ठित संस्थान कौन प्रदान करता है? संसद के अधिनियम। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कैसे बनते हैं? संसद के अधिनियम द्वारा ही बनते हैं। अधिगम राष्ट्रमंडल, जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ लर्निंग, केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वैंकूवर कनाडा में स्थित है। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल देशों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई है। इसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ लर्निंग। ये आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉमनवेल्थ लर्निंग जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच भी ले सकते हैं। हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 4 बैच उपलब्ध हैं। एक 1499 में है, एक 799 में है, एक 499 में है और एक 199 में है। जो हमारा 1499 वाला बैच है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर किए गए हैं। उसमें एक क्लास भी है, उसमें नोट्स भी मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेंगे। हर टॉपिक का, एक टॉपिक से जितना मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकता है वो सारे आपको एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। इसके अलावा हर टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर तैयारी करवाई जाएगी। हर संडे, जो भी मंडे से फ्राइडे पढ़ोगे, हर संडे उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है ओनली ऑन 1499 में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। 799 वाले कोर्स है उसमें आपको पार्ट बी ए नहीं मिलेगा, पार्ट बी मिलेगा। 1499 की कोर्स की एक और खासियत है, इसका जो पार्ट ए आपको मिलने वाला है वो ट्रिक के साथ मिलने वाला है। मतलब एमपी की सारी क्लासेस आपको ट्रिक के साथ मिलेंगी। 799 की कोर्सेज में पार्ट बी की क्लास, नोट्स, एमसीक्यू सारा कुछ आपको मिलेगा। जो 499 वाला बैच है उसमें क्लास नहीं मिलेगी, पार्ट बी के नोट्स और एमसीक्यू मिलेंगे। और 199 वाले बैच में आपको पार्ट बी के एमसीक्यू, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। जितने एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी उतना आपको कहीं नहीं होगा। मैं हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने बेस्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं
वो सारे निकाल रही हूँ। तो आप में से जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं वो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आप पढ़ते हैं टेलीग्राम पर उसकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, जिससे रिवीजन हो जाता है, और संडे में टेस्ट भी ले लेती हूँ। ये सारे बैचेस को ये फैसिलिटी दी गई है, 199 वाले को छोड़ के ये तीनों बैचेस में ये फैसिलिटी है टेलीग्राम की। और नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बुक की लैंग्वेज में नहीं है, लेंदी लैंग्वेज नहीं है, बहुत साधारण भाषा में दिए गए हैं, जिससे पढ़ना बहुत आसान होता है। तो अधिगम राष्ट्रमंडल, जिसको हम कॉमनवेल्थ लर्निंग बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? वैंकूवर कनाडा में है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अगला है, कॉमनवेल्थ लर्निंग की स्थापना कब हुई थी? ये कब बना था? तो ये 1988 में कनाडा के वैंकूवर में बना है। अंतर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। कितने कॉलेज या क्लस्टर मिलकर ये कर सकते हैं? तो ये कम से कम 25 कॉलेज जो हैं अच्छे हैं, इनको अच्छी मान्यता प्राप्त है, वो आपस में मिलकर, वो 25 कॉलेज आपस में मिलकर स्वयं को एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा बोला गया है। किस संगठन ने नैक की स्थापना की है? नैक, राष्ट्रीय असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल, किसने स्थापना की है? तो यूजीसी ने की है। नैक की स्थापना कब हुई है? जो नैक है इसकी स्थापना कब की गई है? सितंबर 1994 में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो किस संगठन ने नैक की प्रत्यायन परिषद की स्थापना की? यूजीसी ने कब की है? 1994 में की है, और बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। ये फिर आ गया, इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से NUEPA का संबंध किससे है? तो ये शैक्षिक योजना से संबंधित है। इसका NUEPA का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो शिक्षा से है। नई दिल्ली में एक ये विश्वविद्यालय है जिसको हम बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा की योजना बनाना और उसके प्रशासन को देखना। तो ये क्या हो जाएगी? एक शैक्षिक योजना हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। 2006 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। ये NUEPA है जो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाली संस्था है। 2006 में ये कौन सी संस्था बन गई थी? 2006 में ये एक शैक्षिक संस्था या बोल सकते हैं डीम्ड संस्था बन गई थी। डीम्ड संस्था इसको बना दिया गया था। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। यशपाल समिति की जो रिपोर्ट आई थी 1993 वाली, उसका मुख्य शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था बिना बोझ के शिक्षा। उसको क्या बोलते थे? उसको बिना बोझ के शिक्षा बोलते थे। और ये कब आई थी? ये यशपाल समिति की रिपोर्ट थी। इसका उद्देश्य क्या था? बिना बोझ के शिक्षा इसका उद्देश्य था, ये याद रखना। यशपाल समिति की रिपोर्ट के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कब आई थी, क्योंकि ये उच्च शिक्षा से ही संबंधित रिपोर्ट थी, तो इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये इसके बारे में भी याद रखना।
यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती है? यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या 2 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखो। यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो यूजीसी का मुख्यालय ये वहाँ कहाँ पर है? यूजीसी का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। केंद्र सरकार के वैसे तो इसमें 10 प्रतिनिधि नियुक्त, टोटल जो प्रतिनिधि हैं 10 चुने जाते हैं, लेकिन दो अधिकारी जो होते हैं उच्च शिक्षा विभाग और व्यय विभाग के होते हैं, जो इसके मुख्य होते हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाती है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। अगला है, कौन सी एजेंसी एक्रीडिएशन बोर्ड की स्थापना की है? एक्रीडिएशन बोर्ड की स्थापना किसने की है? कौन सी एजेंसी ने की है एक्रीडिएशन बोर्ड की स्थापना? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है। किसने? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है। एक और चीज़ याद रखो, ये जो अकेले प्रत्यायन बोर्ड आ गया है, शिक्षा से नहीं आया है। तो एक जो है ना, कृषि शिक्षा के लिए प्रत्यायन बोर्ड कृषि अनुसंधान परिषद ने भी बनाया था। आईसीएआर जो कि 1929 में बना है, कृषि के लिए अनुसंधान परिषद है, इसने भी प्रत्यायन बोर्ड बनाया है। ठीक है, प्रत्यायन बोर्ड बनाया है, 1996 में बनाया था। और वर्तमान में इसे NAEB राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड कहा जाता है, जिसे 2017 में इसका जो वर्तमान नाम दिया गया है। तो याद रखना कि अगर ये पूछा जाए कि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड पूछा जाए, वो अलग है, AICTE के साथ यूजीसी ने किया है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाम ना दे, कृषि वाला नाम ना दे, शिक्षा वाला नाम दे, केवल प्रत्यायन बोर्ड नाम दे, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आंसर लगाकर आइएगा। अगला है, किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वर्ष 1987 में बना था? तो AICTE द्वारा बना था। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 1987 में किसके द्वारा बना? जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड बना था, ये बोर्ड है NBA इसको बोला जाता है। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, NAC अलग है और ये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है। जो बोर्ड की स्थापना की गई थी वो AICTE द्वारा की गई थी। याद रखना, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NAB की स्थापना 1987 में AICTE के द्वारा की गई थी। उद्देश्य था तकनीकी संस्थानों कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। 2010 में ये स्वतंत्र एक निकाय बन गया है। ठीक है, और ये आयोग बना था ये 1994 में, और बोर्ड बना था कब? 1987 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था और इसके साथ कार्य योजना को भी जोड़ा? 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था, और इसके साथ कार्य योजना को भी जोड़ दिया गया था। अगला है, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर यह मनाया जाता है। तो याद रखना कब मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका शिक्षा की समीक्षा करना। जो भी शिक्षा अभी चल रही है उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या पहले से अच्छा हुआ, तो ये सारी पूरी चीज़ों की समीक्षा इसमें की जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या हो जाएगा? शिक्षा की समीक्षा करना हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या उल्लेखित की गई? शिक्षक छात्र अनुपात देखें तो 15 छात्र पर केवल 1 शिक्षक था। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो लक्षित कर्मचारी हैं उसमें ये संख्या देखी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए जो महिला विश्वविद्यालयों की संख्या प्रस्तावित की गई थी, तो प्रस्तावित कितनी की गई थी? 20 प्रस्तावित की गई थी। कब की गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछें वर्तमान में महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अगर वर्तमान में महिला विश्वविद्यालयों की संख्या पूछें, प्रस्तावित भले ही किए गई हो, लेकिन अभी 17 से 19 ही विश्वविद्यालय सक्रिय हैं।
है ना। और जो SNDT महिला विश्वविद्यालय, असम महिला विश्वविद्यालय, ये मेन विद्यालय हैं और कॉलेज लगभग 4000 प्लस हैं। कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई। ये मूल रूप से क्या प्रस्तुत करते हैं? विषय विशेष, रिफ्रेशर कोर्स और सामान्य उन्मुखी कार्यक्रम, ये दोनों ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी? प्रकाश समिति। प्रकाश समिति, प्रकाश समिति महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी। याद रखना, कौन सी समिति गठित की गई थी? प्रकाश समिति महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वतंत्रता के बाद गठित की गई थी। स्पेशली इसका उद्देश्य ही था शिक्षा, बच्चों में शिक्षा को विकसित करना, महिलाओं में शिक्षा को विकसित करना। संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के अनुसार पसंद के संस्थानों में उनके प्रशासन के अकॉर्डिंग अधिकारों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 32। बच्चा अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अनुच्छेद 32 के अनुसार। कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग बना था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग बना था 2004 में। 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग बना था। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी ऐसी विशिष्ट एजेंसी है जो बौद्धिक अधिकारों से संबंधित है? WIPO। WIPO जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी जो हमारे जो पेटेंट है, बच्चे को कौशल है, उसको बताता है। तो जो ये WIPO भी है, ये भी किसको बताता है? बौद्धिक संपदा को बताता है, जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों को रक्षा करती है। कौन से विश्वविद्यालय को 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनाया गया था। और यहाँ पर महायान विश्वविद्यालय की शिक्षा, महायान धर्म की शिक्षा दी जाती है। और ये कहाँ पर है? बिहार में है। अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 47 थी, अप्रैल 2017 में। वर्तमान 2026 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, वर्तमान में अगर हम 2026 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या देखें तो 54 से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में है जो स्नातक पाठ्यक्रम करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जो संस्कृत विद्यापीठ है वो तिरुपति में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में तिरुपति में एक केंद्रीय मानित विद्यालय है। तिरुमला की पहाड़ियों के पास ये स्थित है। संस्कृत, वेद, व्याकरण इनकी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। 1961 में ये बनी थी। कौन सी भाषा को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था पढ़ाने के लिए। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय, या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय, या हम बोल सकते हैं AI विश्वविद्यालय, कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला जो आभासी विश्वविद्यालय है, जो आभासी विश्वविद्यालय जिसको हम वर्चुअल विश्वविद्यालय या बोल सकते हैं AI विश्वविद्यालय बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय बनाया गया है। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला भारत का पहला AI जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्जत, मुंबई में यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जो भारत की पहली समर्पित AI यूनिवर्सिटी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछें कि पहली AI यूनिवर्सिटी भारत की कौन सी है, तो भारत की पहली जो AI यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत की जो पहली AI यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। इसमें पूरी सारी जो पढ़ाई कराई जाती है AI द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा एक और तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में
वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से है। वर्चुअल विश्वविद्यालय तमिल यूनिवर्सिटी के नाम से है, 2001 में बना। तो महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय है और वर्चुअल या आभासी विश्वविद्यालय पहला तमिलनाडु में है। तो इसका आभासी अगर पूछें तो तमिलनाडु लगा के आइएगा, और एआई वाला अगर पूछें कि पहला एआई कहाँ पर है तो एआई महाराष्ट्र में है। पहला डिजिटल कहाँ पर है, पहला डिजिटल पूरी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो केरला में है। ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। पहली आभासी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है और पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, केरल में है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, केरल में है। अगला है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कब बना। तो ये दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को SAU बोला जाता है, सार्क का ये विश्वविद्यालय है, नई दिल्ली में है, इग्नू के पास में ये स्थित है और 26 अगस्त 2010 को ये बना था। ये सार्क के 8 सदस्य देशों द्वारा स्थापित है। मुख्य रूप से मास्टर और PhD डिग्री ये प्रदान करता है। तो दक्षिण एशियाई जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो दक्षिण एशियाई जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। सार्क का विश्वविद्यालय है, कब बना था, 2010 में ये बना था, याद रखना। सार्क विश्वविद्यालय कब बना था, 2010 में बना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसको VSSC बोला जाता है। ये भी पूछा जा सकता है विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कब बना था। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र बना था 1963 में बना था। तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में बना था और इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी बनाई थी और सामुदायिक विज्ञान केंद्र भी बनाया था। कौन सी परिषद को 2013 में भंग कर दिया गया, दूरस्थ शिक्षा परिषद। दूरस्थ शिक्षा परिषद को भंग कर दिया है 2013 में। UGC ने कब बंद कर दिया, 2013 में। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर, हैदराबाद में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया। पहले ये राज्य सूची का था और बाद में 42वें संविधान संशोधन में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया है। UGC के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। संकाय जो सुधार है मतलब सब्जेक्ट में सुधार करना, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, संकाय को अनुसंधान उन्मुख बनाना, भौतिक आधुनिक संरचना में सुधार करना। तो संकाय को अनुसंधान उन्मुख बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वर्धा में है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, कहाँ पर, वर्धा में। अगला है किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था। 1925 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था। किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बना था। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कब बना था, 1985 में बना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब बना, 1985 में बना। किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित हुआ था। 1985 में बना था, लेकिन 2020 की शिक्षा नीति में इसको वापस से शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया है। मतलब अब फिर से इसको क्या कहा जाने लगा है, शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो सकल नामांकन 2020 तक 30% बनाने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक इसका जो लक्ष्य है, 2035 तक, अभी 30% तक तो पहले रखा था, अब 2035 तक इसका लक्ष्य 50% नामांकन बढ़ाने का रखा है। 2035 तक कितना रखा है, 50%। कौन से व्यक्तित्व UGC के पहले अध्यक्ष थे। CD देशमुख UGC के पहले अध्यक्ष थे। याद रखना कौन थे, CD देशमुख। UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो CD देशमुख जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। लेकिन ये कब थे, जब ये वैधानिक निकाय बना था। वैधानिक निकाय बना था जब 1956 में। लेकिन उसके पहले जब ये वैधानिक निकाय नहीं बना था तो 1953 से 55 तक यही रहे थे। शांति स्वरूप भटनागर ही रहे थे इसके जो पहले अध्यक्ष थे। लेकिन जब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया तब CD देशमुख बने थे।
भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय था, जो उसका नाम था BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कब बना था? 1982 में बना था। भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शुरू हुआ था? तो पत्राचार को पाठ्यक्रम शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले पत्राचार कार्यक्रम को शुरू किया गया था। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में देखें तो नामांकन के संदर्भ में भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में दूसरा स्थान है। नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? दूसरा। किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा दी गई? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान है, उसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा दी गई है। मेटा विश्वविद्यालय क्या होते हैं? मेटा विश्वविद्यालय एक नई अवधारणा होती है जिसमें कई पारंपरिक विश्वविद्यालय और संस्थान मिलकर काम करते हैं, जिसमें छात्रों को विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए, अपने पसंद के विषय को चुनने के लिए एक स्वतंत्रता मिल जाती है। कौन सा व्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री पर जोर देता है? कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर। व्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री पर कौन जोर देता है? कौशल और व्यावसायिक विश्लेषण प्राप्त करना। जो अगर व्यावसायिक डिग्री लेंगे तो कौशल प्राप्त होगा। ये बताना है कौन कहाँ कहाँ पर है। कोशिका आणविक विज्ञान केंद्र हैदराबाद में ही है, इसरो बेंगलोर में ही है, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है और विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। तो ये सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड बना था? 1994 में बेंगलुरु में बना था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? अबुल कलाम आजाद थे। इन्हीं के ही इस पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है, बर्थडे पे। कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत के दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था? एकलव्य। एकलव्य सैटेलाइट चैनल है। एकलव्य सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था। क्या नाम है? एकलव्य। ये IIT और इग्नू के बीच की संयुक्त पहल है। IIT और इग्नू के बीच की संयुक्त पहल है एकलव्य टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2003 को हुआ था। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल IIT और इग्नू के बीच हुआ था। किन किन के बीच ये पहल है? तो ये IIT और इग्नू के बीच की ये पहल है, याद रखना। अगला है कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा। शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन है, उसका उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास में मजबूती प्रदान करना। तो इसका पूरा शिक्षा की गुणवत्ता ही हो जाएगा। तो इसका आंसर शिक्षा की गुणवत्ता लगाओ, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारना इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके लिए स्वयं, ऑनलाइन, स्वयं पोर्टल, अर्पित प्लेटफॉर्म, ऐसे कई प्लेटफॉर्म इसके द्वारा इसके लिए लाए गए हैं। कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने UGC की स्थापना की थी? ग्रेट ब्रिटेन की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर UGC की स्थापना हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन की तर्ज पर UGC की स्थापना हुई थी। UGC की स्थापना किस देश की तर्ज पर हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन की तर्ज पर हुई थी। कौन सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा संस्थान की शुरुआत की है? तो वो NAAC ने की है, जिसको हम क्या बोलते हैं? NAAC बोलते हैं। अगला है दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है?
इग्नू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, वो छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय कौन सा है जो यूजीसी द्वारा 1984 में बना था? त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, या जिसको हम पूर्व परमाणु केंद्र कहते हैं, ये अंतर विश्वविद्यालय है। ये कब बना था? 1984 में बना था। फ्रेंड ये देखिए एमपी सेट का नोट्स और एमसीक्यू बैच है पार्ट 1 का। इसमें ये चारों पार्ट आपको मिलने वाले हैं, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, शिक्षण एप्टीट्यूड के पूरे प्रश्न, शोध के, संप्रेषण के, आईसीटी के, उच्च शिक्षा प्रणाली के। चार्ज 199 है। आने वाली कई परीक्षाओं के लिए भी इसके क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। और कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये है फ्रेंड्स हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच, जिसमें जो पार्ट बी की क्लासेस और पार्ट बी के नोट्स का बैच 799 का है। ये इस तरह से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सुपर 100 बैच है, जिसमें सारी चीज़ें एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। डेमो भी यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन से आप जाके देख सकते हैं। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नोट्स और एमसीक्यू बैच है। और ये एमसीक्यू क्वीन है, जिसमें ओनली आपको एमसीक्यू पार्ट बी के मिलेंगे। सब कुछ इसमें कवर होगा, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा परिषद ने 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो अर्जुन सिंह जो विश्वविद्यालय है वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। अर्जुन सिंह विश्वविद्यालय कौन सा है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है वो अर्जुन सिंह केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो जाएगा। कब बना था? 2002 में इसको बनाया गया था। और ये नई दिल्ली में स्थित है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ये स्नातक और स्नातकोत्तर देता है। और ये अर्जुन सिंह के सम्मान में दिया गया है, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। इसके अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन सबसे पहले अपना नंबर जरूर सेव करवा दो, स्टेटस के थ्रू सारे क्वेश्चन याद करते रहो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।